में इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं मुकाबला के साथ। और आज बड़ी बहस होगी महिला आरक्षण को लेकर। जिस तरह से देश की सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है, गले की कैसी फांस है कि जिसे सब लोग कहते हैं कि हाँ महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और जरूर मिलना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई पेच ऐसा फंसा देते हैं कि राजी होते हुए भी ये आरक्षण लागू नहीं हो पाता है। फिलहाल महिलाओं को उनका हक देने के लिए अब और इंतजार नहीं करना होगा। कल से 3 दिन तक संसद में भारी शोर शराबा देखने को मिलेगा, जिसकी झलक अभी से दिख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कह दिया कि डिलिमिटेशन के नाम पर सरकार खेल कर रही है। खड़गे का आरोप है कि सरकार ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रही है। दरअसल सरकार महिला आरक्षण लागू करने को लेकर मैराथन मंथन कराना चाहती है। 2023 में आपको याद दिलाएं कि ये बिल कानून पहले ही बन चुका है, यानी कि अप्रूव्ड हो चुका है। इसका लागू होना बाकी था, जिसके लिए डिलिमिटेशन का इंतजार किया जा रहा था। मगर अब विपक्षी दल इसे लेकर सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार चाहती है कि 2029 से ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलने लगे। सरकार डिलिमिटेशन कर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना चाहती है। खुद पीएम मोदी पिछले 2 दिन में 2 बार ये बात कह चुके हैं। उन्होंने बाकायदा एक ओपन लेटर लिखकर सरकार के इंटेंशंस को भी सामने रखा। तो वहीं विपक्षी दल महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन की साजिश का आरोप लगा रहा है कि जब जनगणना हो ही रही है तो भाई आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों नहीं जनगणना का इंतजार कर लेते। आज इस मामले पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक की। कांग्रेस का पक्ष है कि जनसंख्या नियंत्रण पर अच्छा काम करने वाले दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अपना स्टैंड तय कर लिया है कि वो महिला आरक्षण का तो समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार को संवैधानिक व्यवस्था का ख्याल रखना होगा। समाजवादी पार्टी और आरजेडी कोटे की बात कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को तो आप आरक्षण दीजिए, लेकिन फिर उसमें भी जो ओबीसी महिलाएं हैं उनको और आरक्षण दीजिए। सरकार के साथ दिक्कत यह है कि संविधान संशोधन के लिए उसके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत नहीं है, नंबर्स नहीं है। ऐसे में बिना विपक्ष के समर्थन के काम बन नहीं सकता। तो सवाल यही है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलेगा या फिर पुराना इतिहास ही दोहराया जाएगा। और सवाल यह भी कि क्या वाकई चुनाव जीतने के लिए महिला आरक्षण का दांव खेला गया है। आज इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम सियासी बयान, जिससे आपको खुद क्लियर होगा कि कौन सी पार्टी यहां पर इस मुद्दे पर कहां खड़ी हुई है। We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated. They are also playing some tricks. Therefore, all party we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament this bill, but I want to tell you we are not against the reservation. इस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था। इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देना, और सेंसस, डिलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण, उन्हें ये बताओ क्षेत्र कौन सा होगा महिलाओं का जो चुनाव लड़ेंगी। 1/3 का मतलब हुआ कि आप गिनोगे, अब आबादी बढ़ गई, आबादी कितनी है उसकी गिनती की नहीं, तो जब गिनती आपने नहीं की तो इसका मतलब आरक्षण आपकी नियत में नहीं है। और जो व्यवस्था दूसरे तरह की है, जो आरक्षण आप दे सकते हो, उस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जल्दीबाजी में महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण के अंदर आरक्षण ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए मिलना चाहिए, और ये पहले से हमारी पार्टी का स्टैंड है। भले ही इसको 50% कर दीजिए।
33 के लिए तो कोई आराम से राजी नहीं हो रहा है और उसके लिए हर कोई कहता है कि राजी हूं। ये एक ऐसा बिल है जिसके लिए सब राजी हैं, लेकिन फिर भी ये लागू नहीं होता है। तो इस बार क्या इतिहास दोहराया जाएगा या चीजें बदलेंगी, और अगर बदलेंगी तो उसके लिए नंबर गेम कितना जरूरी होगा, जरा ये भी आपको समझा देते हैं। नंबर्स क्या हैं ये जरा आपको मैं समझाती हूं कि सरकार को अगर ये वाकई में आरक्षण का ये बिल लाना है तो, क्योंकि ये संशोधन बिल है, यानी कि महिला आरक्षण तो पहले ही नारी वंदन बिल जो है वो पास हो चुका था, लेकिन यहां पर आप देखिए कि सरकार के पास कितने नंबर है, क्योंकि वो संशोधन लाएगी, डिलिमिटेशन होगा, संविधान का वो संशोधन होगा, तो उसके लिए आपको नंबर जो चाहिए वो सरकार के पास फिलहाल नहीं है। मौजूदा सांसद 540 हैं, बहुमत का आंकड़ा 360 है और सरकार के पास 292 नंबर ही हैं, यानी कि सरकार को विपक्ष का साथ यहां बेहद जरूरी है। राज्यसभा की अगर बात करें 245 यहां पर आपको मौजूदा सांसदों की संख्या है, बहुमत का आंकड़ा 163 है और सरकार के पास नंबर है 141, यानी कि विपक्ष की हामी इस बिल में जरूरी है। जब सरकार भी ये जानती है कि विपक्ष के बिना ये बिल पास नहीं हो सकता है, तो फिर जो इसके संशोधन है, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूं कि अमेंडमेंट बिल है, नारी वंदन बिल पहले से ही पास हुआ है, उसमें जो अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, किसको कब से लागू करना है, किस तरह से डिलिमिटेशन होना है, तो यहां पर अब आप देखिए कि अगर नंबर से इसको सही मायनों में पास कराना है तो विपक्ष की सहमति होना बेहद जरूरी है। तो क्या सरकार ने कह तो दिया, लेकिन अगर विपक्ष साथ नहीं होगा तो फिर सहमति नहीं होगी, तो फिर पास कैसे होगा, यानी कि फिर से क्या ये लटकने वाला है। जरा आपको बता दें कि फिलहाल किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने ओपन लेटर में भी कहा कि 50% से जो अभी मौजूदा हैं उसके हिसाब से हर राज्य की 50% सीटें बढ़ जाएंगी। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, 14 से 15 सीटें बढ़ जाएंगी, सीटें हो जाएंगी 43, लेकिन यहीं पर पूरा पेच भी आकर फंस रहा है। आपको बता दें कि यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं तो वहां पर पहले से ही सीटें जाते हैं और उसके बाद अगर ये 50% के हिसाब से बढ़ती हैं तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, कि जो संसद के अंदर जो टोटल सीट होते हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स जो होते हैं, उसके अंदर किस राज्य की वेटेज जो होती है वो वेटेज बदल जाएगी। अभी भी वेटेज में अंतर है, लेकिन उतना अंतर नहीं है, फिर वो वेटेज बहुत ज्यादा अंतर से दिखने लगेगी। और यही दक्षिण के राज्यों की समस्या भी है कि भाई आप जो हैं लाएंगे तो ये बिल, लेकिन फिर उसमें ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा जो वेटेज है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में वो उत्तर भारत के क्षेत्रों का ज्यादा हो जाएगा, राज्यों का ज्यादा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी परिकल्पना है हमारे देश की के अलग अलग राज्यों का पूरा एक जोड़ है हिंदुस्तान, तो उसमें कहीं ना कहीं जो राज्यों की जो भूमिका होती है, उनकी जो वेटेज होती है वो दक्षिण के राज्यों की अगर कम होगी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कम होगी, तो ये एक डिस्प्रपोर्शन होगा। तो सवाल यहाँ पर कई हैं, डिलिमिटेशन से जुड़ा सवाल भी है और आनन फानन में इस बिल को लाने का सवाल भी है। और जब सरकार के पास नंबर नहीं है तो बिना विपक्ष की इच्छा के अगर आप ये उसकी सहमति के ये बिल ला रहे हैं तो आप क्या मैसेजिंग के लिए ला रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अपराजिता सारंगी, सांसद बीजेपी, इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनुप्रिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू की। शाइना एनसी हमारे साथ शिवसेना की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। नाहिद लारी खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, और एजिया यादव हैं प्रवक्ता हमारे साथ आरजेडी के। तो नारी शक्ति तो कम से कम हमारे इस पूरे पैनल में तो फिलहाल नजर आ ही रहा है कि प्रवक्ता भी, एंकर भी, सभी यहाँ पर महिलाएं हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपराजिता जी आप ही से करूंगी। जब आपको मालूम है ना तो संसद में आपके पास नंबर है, ना राज्यसभा में आपके पास, लोकसभा में ना राज्यसभा में, कहीं भी आपके पास नंबर नहीं है, जो वाकई में अगर आप सही मायनों में इसको पास कराना चाहते हैं, इस बिल अमेंडमेंट को चाहिए, तो फिर बिना उनसे सहमति लिए आप किस नियत से आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ शोषा करने के लिए बढ़ रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। सरकार की बड़ी इच्छा है कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। एको हो रहा है, बंद कीजिए एको, बात नहीं कर पा रही हूँ। जी जी, मैं दुरुस्त कराती हूँ। बेटर हुआ मैम? सरकार की बड़ी इच्छा है कि जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया है उसे सुनिश्चित की जाए। देखिए, हम सबको ज्ञात है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 में पारित हुआ और उस समय जितने भी विपक्षी दल के लोग थे उन्होंने गुजारिश की थी और कहा था बहुत जोर देकर, स्पष्टता के साथ, फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में, मैं वहां मौजूद थी, कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाए। तो देखिए, उन्हीं की बातों को हम यथार्थ का जामा पहनाने में, व्यवहारिकता का जामा पहनाने में लगे हुए हैं। सरकार के पास संवैधानिक संशोधन के लिए संख्या नहीं है, मैं मानती हूं। यही तो काबिले तारीफ है कि सरकार
सबकी सहमति से यह करना चाहती है, सबके सहयोग से करना चाहती है और सबसे अनुनय विनय कर रही है कि आप आए। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, 50% लोक संख्या है, इस 50% लोक संख्या के साथ खड़े हो जाएं। आपको ज्ञात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी भी लिखी है विरोधी दल के नेताओं को और आग्रह किया है कि हर एक विरोधी दल, करीबन 42 विभिन्न पार्टियां हैं, 42 राजनीतिक दल लोकसभा में हैं। अब राजता जी, राजनीति इतनी सीधी सीधी चलती नहीं और ना होती है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, सहमति व्यक्त करें। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि राजनीति इतनी सीधी सीधी ना होती है, ना उस हिसाब से चलती है कि भाई आइए चलिए कंसेंस बना लीजिए। ऐसे तो हम चलते नहीं हैं, है ना। आप लोग भी विपक्ष में भी रह चुके हैं और सत्ता पक्ष में भी रह चुके हैं, ऐसे कोई नहीं रहता है। बता दूं, नहीं, तो मैं एक सवाल यही पूछ रही हूँ। आपने कहा कि भाई सबने कहा था जल्द से जल्द लागू करवाएं। मैं आपके पास आऊंगी, आप बोलेंगे या मैं बोलूंगी? नहीं, आपने बोला, मैं उसी का जवाब, दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दे दीजिएगा। 1996 से लेकर 2023 तक 27 वर्ष गुजर गए और हम महिला आरक्षण के विषय में लिप सर्विस करते रहे, लेकिन कोई भी सरकार इसे करा नहीं पाई। देखिए, बहुत ही सकारात्मकता के साथ और बहुत ही, मैं कहूंगी, साहस के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने अधिनियम को पारित कराया। मध्यरात्रि का वक्त था जब यह पारित हुआ था लोकसभा में, मैं चश्मदीद गवाह हूं। और उसके बाद 3 साल बीत गए और अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक संदेश देना चाहती है, मोदी जी संदेश देना चाहते हैं कि अधिनियम पारित हुआ, अब जल्दी से जल्दी हमारी बहनें इंतजार नहीं करेंगी। भाई सरकार की नीयत तो बहुत साफ है और बहुत पाक साफ है। वो कह रहे हैं कि भाई वो तो पारित उन्होंने करवाया, सब लोग लिप सर्विस कर रहे थे, और अब जब वो कह रहे हैं तब सबने कहा था जल्दी लागू करो, जल्दी लागू करो। अब जब वो लागू कर रहे हैं तो आप लोगों में से किसी को पसंद नहीं आ रहा। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है? देखिए, सर्वप्रथम 27 साल हम रुके हैं। 27 साल एक बहुत लंबा समय है और उस दृष्टि से अभिनंदन प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। जहां महिला आज शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर है, वहां मौका का इंतज़ार था और वो मौका मिला है। तो जो लोग डीलिमिटेशन सेंसस की बात कर रहे हैं, प्लीज़ कृपया एक बार अलग से समझ लीजिए कि 2011 के सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा और महिलाओं को जहां 816 सीट्स में से 273 सीट्स पे महिला को लड़ने का चांस मिल रहा है, ये ऐतिहासिक है। तो सर्वप्रथम महिलाओं को महिला का समर्थन करना चाहिए और राजनीतिक पार्टीज़ को राजनीतिक पार्टीज़ का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब ये निर्णय लिया, क्यों लिया? हाल ही में आपने देखा होगा कि 1950s में सिर्फ 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट महिला थे। फिर आज अब 2026 में देखें 74, 78, 82 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। 13 से 14%। असेंबलीज़ की बात करें तो 9 से 10% है रिप्रेजेंटेशन। जो हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी है तो शुरुआत कब होती है? जब मौका मिलता है। और हमें टोकन्स नहीं चाहिए कि 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट मिले हैं। वो 5 सीट, 10 सीट से क्या होगा? आपको परिवर्तन लाना है तो आपको तादाद चाहिए कि 50% ऑफ द इलेक्ट्रेट इज़ वुमेन, एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट बी गिवन दैट राइट, एंड राइट विद अ प्रॉपर प्रोसीजर, जहां डिसीजन मेकिंग में हेल्थ केयर हो, एजुकेशन। आज आप पंचायत राज को देखिए, 14 लाख महिला कितनी सशक्त है। कितने सारे पंचायत में 33% छोड़िए 50% तक पहुंच गए हैं महिला, और ये एक एग्जाम्पल है। तो जो आप सिर्फ वेट एंड वॉच आपकी राजनीति के लिए, आपके पुरुष प्रधान मानसिकता, जहां आपको लगता है कि आपका पूरा कंस्टिट्यूंसी जा रहा है, इसलिए आपको नहीं करना है, तो बहुत अफसोस होता है। नहीं, ये करना नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जब करना है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या दिक्कत है? आप भी तो चाहते हैं ना महिलाएं सशक्त हों, तो सरकार भी यही चाह रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप लोगों को परेशानी कहाँ से है? लेकिन सरकार ने प्रावधान नहीं, मैं नाहिद लारी साहब के पास आ रही हूँ। जी आरक्षण के पक्ष में शेड्यूल ट्राइब को भी देखिए, महिला, मैं बोल लूं? हाँ, नाहिद लारी जी। देखिए, महिला आरक्षण के पक्ष में सभी पार्टियां,
लेकिन आप ये देखें कि आज से 30 महीने पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ और अब उसी बिल में अमेंडमेंट लाने के लिए एक बिल पास हो रहा है। तो ये सरकार की हताशा दिखा रही है, हार की हताशा और निराशा दर्शा रहा है कि जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया उसमें फिर संशोधन करने वाला विधेयक पास करना चाहते हैं और इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है, इसके भी कोई अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि तब जब 2023 में ये पारित हुआ था तब देश की एकमात्र नेत्री सांसद थी माननीय डिंपल यादव जी, उन्होंने हाउस में कहा था कि महिला आरक्षण बिल में पीडीए समाज की महिलाओं को आरक्षण विदिन आरक्षण यानी कोटा विदिन कोटा मिलना चाहिए। उस वक्त विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष कह रहा था सरकार से कि आप इसको अविलंब लागू कराएं, लेकिन तब सरकार ने, भाजपा ने कहा था, जबकि तब इनका एक छत्र राज था, तब सरकार ने कहा था कि अभी सेंसस हो जाए और डिलिमिटेशन हो जाए उसके बाद हम पारित करेंगे। और ये क्यों कहा था? क्योंकि इनके चारों खाने चित हो गए थे भाजपा के कि अरे इसमें तो सब लोग राजी हो गए, महिला आरक्षण बिल में तो सब लोग राजी हो गए, सब लोग साथ आ गए, तो चारों खाने चित हुए तो बहाना बनाया कि सेंसस हो जाए तो डिलिमिटेशन हो जाए। अब आप ये देखिए कि आखिर उस वक्त भी तो टाइमिंग पे सवाल उठा था। ठीक 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पारित किया, हालांकि उस वक्त ये बहुमत में थे, एक छत्र राज था, ये लंगड़ी लूली सरकार आज की जैसी लंगड़ी लूली सरकार नहीं थी। उस वक्त इनका एक छत्र राज था, चाहते तो उसको लागू कर देते, लेकिन इनकी लागू करने की इनकी कोई मंशा ही नहीं थी। केवल चूंकि इनको अपनी बुरी हार नजर आ रही थी, इनको दिख रहा था कि हारने वाले हैं लोकसभा चुनाव में, बुरी हार होने वाली, इसलिए जो है महिलाओं को ठगने के लिए, महिलाओं को भ्रमित करने की दृष्टि से इस प्रकार का महिला आरक्षण बिल पारित कराया। लेकिन अब आप ये समझिए कि 2024 का चुनाव आप देखिए, जबकि एक चीज मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि 2021 सितंबर 2021 में सरकार ने, यही बीजेपी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कहा था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और 24 अप्रैल 2024 में माननीय मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं वो जो है अर्बन नक्सल मानसिकता के हैं। और लेकिन जिस प्रकार से 2024 में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पीडीए समाज एकजुट हुआ और समाजवादी पार्टी नहीं, अभी जातिगत जनगणना की बात नहीं, जनगणना पे ही रहते हैं अभी। ठीक है, अब राजिता सारंगी जी, जब आप लोग ये बिल लेकर आए, नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। क्या इंपॉर्टेंट बात है नारी शक्ति वंदन बिल से जुड़ी इसमें? आप मेरी बात समझिए। सुनूंगी बिल्कुल। उसके बाद नहीं, ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ये केवल महिला आरक्षण तो बहाना है, बेसिकली डिलिमिटेशन जनगणना नहीं कराना है। अच्छा, ये बेसिक वो तो प्रोसेस चल रहा है मैडम। आप ये समझिए कि उसके बाद 2025 में जी जनगणना तो हो रही है ना मैडम ऑलरेडी, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर अपराजिता सारंगी, जितना मैं समझ पाई हूँ कि भाई आपने ही कहा था कि भाई डिलिमिटेशन के बाद फिर उसके बाद ये नारी शक्ति वंदन बिल जो होगा उसमें लागू होगा, जनगणना चल ही रही है, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? पुरानी जनगणना का आधार क्यों बनाना है सीटें बढ़ाने के लिए? वेट कर लेते, थोड़ा सब्र कर लेते। महिलाओं ने जब 27 साल इंतजार किया, 2 साल और सही। मैं आपको बता दूं, 50% लोक संख्या की आत्मसम्मान का सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो राजनीतिक भागीदारिता है वो बहुत सीमित है। जैसा कि अभी कहा गया, 13.6% सीटें लोकसभा में महिलाओं के द्वारा पूर्त की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक विधानसभाओं का सवाल है, देश में सिर्फ 10% विधानसभा के सदस्य महिला हैं। कितने दुख की बात है। और मैम इस दुख पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। बिल्कुल दुख की बात है, इस पर रिफॉर्म आने चाहिए। अक्रॉस द पार्टी सब लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन बात आपकी नियत पर है। इन डेटा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। अगर इन डेटा पर सवाल होता तो सारी पार्टियां एक स्वर में ये नहीं कहती कि हाँ नारी शक्ति वंदन बिल पास होना चाहिए। यहाँ पर सवाल है कि जनगणना जब हो रही है तो थोड़ा इंतजार और कर लेते। 27 साल का इंतजार हुआ। 2023 में जो बिल लाके सर्वसम्मति से जो पास हुआ था उसके अंदर भी यही बात थी ना कि जनगणना होगी, सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद ये लागू होगा। तो अभी इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या वजह है? जल्दबाजी इसलिए हो रही है कि आपको यह ज्ञात होना चाहिए और जितनी बहनें बैठी उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि जब डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, वो 2008 तक चला था और सेंसस भी करीबन 2 या 3 वर्ष लेते हैं। तो अब 6, 7, 8 साल हम नहीं रुक सकते हैं। तो अभी समझिए, अभी
कंटेक्स्ट क्या है, जो पृष्ठभूमि है, इसे हमें समझना होगा। स्पेशल सत्र और ये जानकारी और ये नॉलेज आपको 2023 में नहीं थी जब आपने ये बिल पास करवाया था? धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, हमें तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। स्पेशल सत्र बुलाया गया है और 3 तरह के बिल रखे जाएंगे। महुआ मांझी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई पिनाज जी एक मिनट बनाई दीजिए, आपने बोल लिया। जेएमएम सांसद महुआ मांझी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महुआ मांझी जी, आप खुद एक महिला हैं। अपराजिता सारंगी जी कह रही हैं कि भाई इतना इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जनगणना के आंकड़े जब आएंगे ना तो फिर उसके बाद लंबा प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का, तो 2029 का चुनाव निकल जाएगा और 2029 के चुनाव में वो भागीदारी नहीं हो पाएगी, बिल पास का पास पड़ा हुआ रह जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई 2029 में महिलाओं को आरक्षण मिल सके, लागू हो सके। अच्छी नियत के साथ वो अच्छा काम कर रहे हैं और डिले नहीं करना चाहते। हालांकि ये बात इन्हें 2023 में नहीं पता थी। जी देखिए, हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए, हम सभी इसका स्वागत करते हैं। जिस समय नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस समय 5 दिन का स्पेशल सत्र जब बुलाया गया, उस समय महिलाओं में खुशी व्याप्त हो गई थी कि चलो 2024 का चुनाव हमारे झारखंड में भी हुआ था कि अब हम लोग को आरक्षण मिलेगा। लेकिन उस समय इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वो हुआ नहीं, डिलिमिटेशन नहीं हुआ या फिर आपका सेंसस नहीं हुआ। अब आप देखिए कि बंगाल चुनाव है, तमिलनाडु चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले अभी 3 दिन का जो सत्र बुलाया गया है, अगर इसे लाने के बाद तुरंत लागू हो जाता तो समझ में आता है। लेकिन ये तो सिर्फ इसका पॉलिटिकल स्टंट है ये सत्ता पक्ष का, क्योंकि अभी मानसून सत्र आने वाला है चुनाव के बाद, उस समय भी ये किया जा सकता था। जब ये लागू होगा ही नहीं तो अलग से 3 दिन का सत्र बुला के कहीं ना कहीं महिलाओं ठीक है। अपराजिता जी, बंगाल की पहले फेज की वोटिंग होनी है, तमिलनाडु में बंगाल में चुनाव है, आपको सिर्फ मैसेजिंग करनी है, नंबर आपके पास है नहीं, पास होना नहीं है, ये आप भी जानती हैं। बस पोस्चरिंग करनी है, माहौल बनाना है और वोटर को बेवकूफ बनाना है, ये सांसद साहब कह रही हैं जेएमएम की महुआ मांझी साहब। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो कैसी है बता दें। अगर ऐसी बात रहती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे बातचीत नहीं करते और चिट्ठी नहीं लिखते, और हम सब लगे हुए हैं और जितने भी विपक्षी दलों के नेतागण हैं सबसे बातचीत चल रही है कि वो समर्थन करे। एक दूसरा मैं कह दूं कि अगर सरकार इसे लागू करना नहीं चाहती तो स्पेशल सत्र नहीं बुलाती, 8 साल तक अपेक्षा करती, 8 साल तक इंतजार करती कि सेंसस और डिलिमिटेशन जो संवैधानिक जरूरतें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, मेरी बहनों को जानना होगा, 8 साल तक हम अपेक्षा करते और हम बोलते कि वो होने के बाद होगा। लेकिन यहाँ एक प्रधानमंत्री हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहनें इंतजार न करें। तो तरीका क्या है? देखिए, कल हम तरीका के लिए बैठे हैं, कल परसों और तरसों 16, 17 और 18 अप्रैल 3 बिल लाए जा रहे हैं। 3 बिलों के प्रावधानों पर चर्चा होगी। सेंसस 2011 को हम आधार बनाएंगे, जो स्टेट में जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उस पर जो काम किया जाएगा वो 2011 के सेंसस को लेकर किया जाएगा। जब भी यहाँ पर कोई भी बिल आता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, डिलिमिटेशन का सवाल है तो डिलिमिटेशन कमीशन, हाँ ऐसा है कि जब भी कोई बिल आता है ना, बिल आने पर 6 घंटे 7 घंटे या 10 घंटे का समय दिया जरूर जाता है, लेकिन आपने देखा है कि वो सिर्फ बहस करने के बाद या सब अपनी अपनी बात तो रख देते हैं, लेकिन चूंकि संख्या बल की कमी हमारे पास होती है तो सत्ता पक्ष तुरंत उस बिल को पारित करा देती है। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और तुरंत मंत्री जी आके उस पर अपनी बात कहेंगे और फिर तुरंत उसे पारित कर दिया जाएगा। तो उस लोगों की राय मशवरा लेने के बाद उसे उन लोगों ने शामिल किया या नहीं किया, कभी भी उसे शामिल नहीं किया जाता है। वो वही करते हैं जो खुद चाहते हैं। तो फिर इस बहस को सिर्फ ये दिखावा है क्या? नहीं, ये तो संविधान संशोधन बिल है ना मैडम, तो इसके लिए तो विपक्ष का साथ जरूरी है। सरकार के पास 400 का नंबर नहीं है, आप लोग साथ नहीं देंगे तो ये पास नहीं हो सकता बिल। जरूरी है, बिल्कुल मालूम है हमें, लेकिन ये कब विपक्ष की बात सुनती कब है? करती वही है जो खुद चाहती है। हर तो विपक्ष क्या चाहता है कि पहले नई जनगणना हो? नहीं, महुआ मांझी जी, पहले आप क्या चाहते हैं? लेकिन कि जो नया अभी सेंसस हो रहा है, जब उसके आंकड़े आए और उसके बाद डिलिमिटेशन हो, अभी ना हो, अभी ये प्रक्रिया ना हो। अभी आपको नियत में खोट नजर आता है कि 2029 में नॉर्थ के स्टेट का प्रभुत्व ज्यादा हो, नंबर ज्यादा हो, इस मंशा से ये बिल आ रहा है, डिलिमिटेशन हो रहा है। बिल्कुल, ये मंशा तो है ही, इसीलिए साउथ के लोग भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सीटें घटेंगी और उधर की बढ़ेंगी और पार्लियामेंट में फिर उनकी संख्या बढ़ जाएगी।
और अभी आप ये मानसून सत्र में भी तो हो सकता था ना, मानसून सत्र तो अभी ज्यादा देर है ही नहीं, 1-2 महीने के बाद ही मानसून। ठीक है अपराजिता जी, नंबर्स आपके पास है नहीं, सत्र बुलाना इलेक्शन से पहले, और आप कह रही हैं खुद की चर्चा के लिए हो रहा है, पास होना नहीं है, नंबर है नहीं, इलेक्शन से पहले बुला के नियत पे सवाल क्यों ना उठाए जाए अपराजिता जी आपकी? बिल्कुल नहीं, देखिए नियत ही तो साफ है और हम सब चाहते हैं कि यह बिल पारित हो जाए, और इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से पहल की गई है। तो इस बार यह तो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। हम तो 8 साल तक बैठ जाते हैं, आप सोचिए सेंसस और डिलिमिटेशन के नाम पर यह सरकार 8 साल तक बैठ जाती और बोलती कि हम 2034 में से लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने सोचा कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और हम अब रास्ता निकाले। हम तो आपके माध्यम से सारे राजनीतिक दलों की जो हमारी बहनें हैं सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि खुले मन से, बड़े हृदय से हम इस बात को समझे और जो प्रस्ताव सरकार लेकर आ रही है, इस पर जो चर्चा होगी, इस पर सब अपना मत दें और उसके बाद मैं आपके पास एक सवाल मेरा भी होगा। जो 2023 में जब आपने नारी शक्ति वंदन बिल पास कराया था, उसमें आपने खुद ही कहा था कि सेंसस हो, डिलिमिटेशन हो, और अब आप खुद के स्टैंड से पीछे हट रहे हैं कि भाई सेंसस तो हो रहा है ना, तो इंतजार अब नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, ये जानकारी आपको तब नहीं थी। आपसे ये सवाल मेरा होगा, लेकिन क्योंकि बहुत देर से एजिया यादव हमारे साथ बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, उनको भी मैं चर्चा में शामिल करूंगी। ठीक है एजिया जी, इन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ठीक है बहुत लेट हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे में अब एक काम करते हैं कि पहले महिलाओं को अधिकार दिला देते हैं, 2029 में उनका पार्टिसिपेशन हो। तो इसमें दिक्कत क्या है? आज नहीं तो कल ये तो होना ही है डिलिमिटेशन से। देखिए, रिजर्वेशन कोई नया मुद्दा, विमेन रिजर्वेशन कोई नया मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी का कोई ओरिजिनल मुद्दा नहीं है। पहले भी आरजेडी, कांग्रेस, अन्य विपक्ष दल में जो सब पार्टियां बैठी हैं, सब रिजर्वेशन बिल पे चर्चा की है। इनफैक्ट हम लोग तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की मांग करते रहे हैं। जब 30 महीना पहले 23 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी जब ये बिल लाए, हम लोगों ने कहा कि बिल होना चाहिए, लेकिन उस समय टाइमिंग एक फैक्टर था। उस समय हुआ सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद जब न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगे तब महिलाओं की सीट को बढ़ाया जाएगा। अगर सरकार की मंशा थी, हम लोग तो बोल ही रहे थे कि 24 के चुनाव के पहले आप कर दीजिए सेंसस। जब होगा 21 का सेंसस नहीं हुआ है, वो सेंसस होगा, उस बेसिस पे आप फिर आगे सीट्स बढ़ाइएगा। अभी जो 540 है आप उसी पे कर लीजिए। लेकिन सरकार की उस समय मंशा नहीं थी, तो इस तरह की बहानेबाजी कर रही थी। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। अगर ऑफ कोर्स पार्लियामेंट पे अंडर रिप्रेजेंटेशन है जिस तरह से हमारे पॉपुलेशन बढ़े, लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ का जो इश्यूज आ रहा है कि एक तरफ पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़े, एक तरफ पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, इसलिए नंबर ऑफ सीट्स नॉर्थ में ज़्यादा हो जाएंगे, साउथ में ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे इश्यूज जो है ये गवर्नमेंट को इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा और सब लोग को इसमें सेटिस्फाई करना होगा। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का बिल है, आप 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए ना महिलाओं को, हम आपके साथ हैं। लेकिन विपक्ष के जो क्वेरीज हैं, विपक्ष के जो कुछ सवाल हैं, विपक्ष क्या जनता के जो सवाल है, अगर एक सेक्शन में ज़्यादा हो जाएंगे नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में कम एमपीज हो जाएंगे, वेटेज की बात हो रही है, तो इन मुद्दों को भी आपको सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है अपराजिता जी, ठीक है, चलिए एक बार को ये भी मान लें कि आपके लॉजिक को बिल्कुल मान लें। नहीं तो पहले ये था कि सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये रिजर्वेशन लागू होगा। अब आप कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट जो भी मौजूदा सेंसस है, नए वाले का इंतजार नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट मौजूद है उसी को आधार बना के डिलिमिटेशन कर दीजिए और लागू कर दीजिए, ताकि फायदा 2029 में मिल जाए। ठीक है, चलिए इस सोच को भी पॉजिटिवली ले लिया जाता है एक बार को। ठीक है, इसमें राजनीति नहीं देखते हैं। तो सवाल ये है आपके साथ कि वो जो कह रही हैं कि अगर ये 50% वाला फॉर्मूला लागू होता है तो साउथ की जो सीटें हैं उनका जो प्रपोर्शन चेंज होगा ना एब्सोल्यूट नंबर्स में सदन के भीतर, वो -1.2, -1.0 केरला का, तमिलनाडु का -1.2, वो स्टेट्स कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उन्होंने अगर इस दिशा में काम किया, तो क्या उनकी गलती है? क्या उन्हें देश में बराबर की भागीदारी का बतौर राज्य हक नहीं है? क्या सिर्फ नॉर्थ के स्टेट की ही भागीदारी और दबदबा हो क्योंकि नंबर्स में वो आगे हो जाएंगे? कोई और फॉर्मूला होना चाहिए? मैं इस बात को स्पष्ट तरीके से कह दूं, जनसंख्या की तो बात ही नहीं उठ रही है। ये जो 3 बिल आए हैं, आगत हुए हैं, जिस पर चर्चा होगी, जनसंख्या की तो बात ही नहीं उठी है। तो फिर पेनलाइज करने की साउथ इंडिया के राज्यों को कहाँ बात उठी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए ऐसा है कि 50% सारी सीटें सबके यहाँ बढ़ेंगी। इसका अर्थ हुआ कि जो 2 है वो 4 हो जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनेटली, पर मैम प्रपोर्शन में अंतर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीटें अगर 80 से 140 होंगी तो प्रपोर्शन ऑफ सीट 16.5 हो जाएगा। मैं डेटा ही पढ़ रही हूँ आपके लिए। और चेंज इन प्रपोर्शन होगा 1.7%, वो प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। एक मिनट सुन लीजिए। और तमिलनाडु की सीट 39 है, जो प्रपोर्शन ऑफ सीट अभी 7.2 है। प्रोजेक्टेड सीट्स जो हो जाएंगी 50% फॉर्मूला से वो 51 हो जाएंगी। और जो अंतर आएगा वो माइनस, मतलब जो पहले वाले से 1.2 कम हो जाएगा प्रोपोर्शन में, एब्सोल्यूट नंबर्स में। तो इसी बात को लेकर उनकी चिंता है। प्रोपोर्शन देखें, आप ठीक से कैलकुलेट करें, 50% हर जगह, जो जहां है 50%। मेरे यहाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो पहले से ही 80 पे बैठा है वो 100, वही मैं कह रही हूँ, जो पहले से ही स्टेट एक 80 पे बैठा है वो 120 हो जाएगा, और जो 40 पे है वो 60 हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन का गैप बढ़ जाएगा ना मैम, सिंपल मैथ्स। कोई बात नहीं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रोपोर्शनेटली हम बढ़े तो यहाँ पर किसी भी राज्य को कम मिला, कम सीट एलोकेट हुए, यहाँ कैसे? ये बात तो उठनी नहीं चाहिए। एक दूसरा, जहाँ तक 2011 सेंसस का सवाल है, मैं क्लियर कर दूं, इसे लेकर सिर्फ जो स्टेट के अंदर में, राज्य के अंदर में जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उस पर डिलिमिटेशन कमीशन कार्य करेगी। और डिलिमिटेशन कमीशन का एक और दायित्व होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो, उस पर विचार विमर्श करके। नाहिदा जी कुछ कहना चाह रही हैं। नाहिद लारी साहब, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि लोक संख्या से तो इसका मतलब ही नहीं है, इसका कोई संबंध ही नहीं है। जी, वो कह रहे हैं कि जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन वाली बात आ रही है ना कि वेटेज कम हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है नारी शक्ति वंदन बिल का, महिलाओं के आरक्षण का, उस चीज को अलहदा रखिए। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए जो अभी बात हो रही थी कि किस तरह से दक्षिण राज्यों पर असर पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आंकड़ों सहित समझाना चाहती हूँ। शायद बीजेपी की सांसद समझ के ना समझ बन रही है या समझ नहीं रही है। अगर तमिलनाडु में अभी 39 सीट्स हैं, यूपी में 80 सीट्स हैं, 50% बढ़ जाता है तो तमिलनाडु की सीट्स 39 से 59 हो जाएंगे, यूपी की सीट 80 से 120 हो जाएंगी। पहले जहां डिफरेंस सीट्स का 41 था, वही डिफरेंस अब 6 सीट्स का 61 सीट्स हो जाएंगी। इससे जो है नॉर्थ स्टेट्स के जो सीट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और दक्षिण की सीट्स जो कमजोर हो जाएगी, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। और ये जनमानस इस फायदे को समझ रहा है। अभी मैं सुन रही थी कि बीजेपी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे, बीच में ना टोके। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। एक मिनट रुके, आप मेरी बात सुने। नहीं, आई कैन नॉट हियर यू इन द मिडिल, प्लीज डोंट स्पीक इन द मिडिल। देखिए दूसरी बात आप कह रही है कि अभी तक कोई भी सरकार नहीं कराना चाहती थी तौर पर सीट्स को। ठीक है, मैं अनुपातिक तौर पर बता देती हूँ। एक आंकड़ा मेरे पास भी, अपराजिता सारंगी जी, करंट में नॉर्थ का प्रोपोर्शन है, जो करंट है 22.1%, प्रपोज में हो जाएगा 25.1%। ठीक है, और साउथ का है 20.1% मौजूदा। और अगर ये परिसीमन इसी तरह से 50% के फॉर्मूले पर लागू होता है डिलिमिटेशन, तो वो घटकर हो जाएगा 18%। ये समझाने की सिंपल मैथ्स, जो आप प्रोपोर्शन की बात कर रही है ना, उस प्रोपोर्शन में कैसे अंतर आएगा वो डेटा मैं आपके सामने रख रही हूँ, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। नाहिदा जी अपनी बात पूरी करें, फिर जवाब लूंगी। नहीं देखिए, वो कोई कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि सबको समझ में आ रहा है बीजेपी की जो मंशा है। बीजेपी दरअसल हार की हताशा में, इसलिए जानबूझ के इस तरह का महिला आरक्षण के बिल के पीछे छुपकर इस तरह की चालबाजी और शकुनी चाल चल रही है। लेकिन जनमानस इनकी शकुनी चाल जो है कामयाब नहीं होने देगा। अभी 2024 में उत्तर प्रदेश में हाफ किया था, अभी 2027 में यूपी में साफ करेगा। और बंगाल चुनाव के लिए जो कर रहे हैं ना आप लोग, बंगाल में बुरी हार होगी बीजेपी की, ममता दीदी की और सीटें बढ़ जाएंगी, इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा। और अभी आप जो बीजेपी की सांसद कह रही थी कि पहले की सरकारों की, अपराजिता जी फिर बीच में टोका, देखिए फिर बीच में टोका। अभी आप कह रही थी, देखिए इस तरह से तू मैं की बहस नहीं होगी। ठीक है अपराजिता जी, नारी शक्ति वंदन बिल जो आप लोग लाए थे, ठीक है, यहाँ पर जरा अनुप्रिया जी भी कुछ कहना चाहती है। अनुप्रिया जी, नारी शक्ति वंदन जो बिल आया था उसके अंदर ही तो सीधा सीधा यही लिखा था ना। मैं पढ़ देती हूँ। इस विधेयक के लागू होने के बाद कराई गई जनगणना के प्रकाशित होने पर आरक्षण प्रभावी होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण हेतु परिसीमन किया जाएगा। तो अब भाई उसका इंतजार करना था ना, ये तो आप ही के बिल में लिखा हुआ था, नारी शक्ति वंदन बिल में जब लागू हुआ था, तो अब उससे चेंज क्यों?
ये समझा दीजिए। पिनाश जी नहीं, ठीक है पिनाश जी, मुझे लगता है कि ये बिल जो है, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने एक मिनट नायदा जी, बहुत देर से अनुप्रिया जी बहुत देर से शामिल हुई है चर्चा में, अभी फिलहाल मैं उनको सुनना चाहूंगी जी। नहीं, मुझे लगता है कि पहले तो यहाँ जितनी भी प्रवक्तागण यहाँ बैठी हैं तमाम राजनीतिक दलों से, उनको ये इस बिल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि खुद भी वो महिला है और उनको पता भी है कि किस तरह की राजनीतिक विडंबना है कि महिलाएं राजनीतिक में सक्रियता होने के बावजूद उनको रिप्रेजेंटेशन की उनको मौका नहीं मिलता है। अगर सरकार वर्तमान में रिप्रेजेंटेशन में आपको भागीदारी दे रही है, और ठीक आपने सवाल पूछा कि हमने इस बिल में एक मिनट नहीं ना, आप बीच में नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगी, आप बीच में नहीं बोलेंगी। इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है। अनुप्रिया जी, मैडम, अनुप्रिया जी, किसी भी विपक्षी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम इसके पक्ष में नहीं है। आप ही ने खुद 2023 में जब ये नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ था, तभी उसी में कहा गया था ना कि जनगणना कराई जाएगी, पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन होने के बाद ये लागू होगा। तो ये प्रोसेस चेंज होने पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए पिनाश जी, अब मैं चाहूंगी कि सपा के प्रवक्ता बीच में इंटरप्ट नहीं करें। उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बखूबी रखा है, अपने देश की जनता ने सुन लिया। अब थोड़ा वो धैर्यपूर्वक सुनेंगी मेरी बातों को। मैं फिर कह रही हूँ, और यहाँ पे बीजेपी की सांसद ने भी ये बात को कहा कि जनगणना की जो प्रक्रिया होती है या परिसीमन की प्रक्रिया होती है, उसमें समय अवधि बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सरकार की मंशा है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए ये जो पूर्व में जो जनगणना हुई है उसके आधार पर ये लागू होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, और सवाल जब सुनिएगा गौर से कि सवाल क्या उठा रहा है कि असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इसलिए आप हड़बड़ी में कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आप महिला विधेयक बिल का विरोध कर रही है? क्या आप लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लेते? मानसून सत्र का स्पेशल सत्र क्यों बुलाने की जरूरत पड़ी, वो भी फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग से पहले? पूछना चाह रही हूँ, वही तो मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो मानसून सत्र का वेट कर लेते हैं। आज से 27 वर्ष पहले भी यह एक प्रक्रिया की गई थी, और उस समय भी किसने विरोध किया था ये सबको पता है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की जो चोला ओढ़ करके समाज को ये लोग कहते हैं कि हम सबको प्रगति में लेके शामिल करते हैं, ये इनकी कभी भी मंशा नहीं रहती है। और विरोध कौन कर रहा है? देखिए, जो परिवारवाद की पार्टी है, जिनके यहाँ महिलाएं जो परिवार से आती है उनको प्राथमिकता मिल जाए, उनकी सहमति यही होती है। लेकिन आम जनमानस से, जहां पे नीतीश कुमार जी ने कभी पूछा नहीं किसी से, बिहार में 2005 में नगर निकाय चुनाव में 50% आरक्षण लागू हुआ। सपा की प्रवक्ता बताएं, आपने कब क्यों नहीं लागू किया? आपने उत्तर प्रदेश में सरकार, आपको मौका मिला। जो आज पैरविकार कर रही है, जिस तरह से विरोध कर रही है, वो पूरे देश की जनता देख रही है, वो तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहती है, ठीक है, आपको नहीं 35%। ठीक है एजिया यादव जी, ठीक है, मैं जरा विपक्ष के लोगों को भी जरा सुन लूं। एजिया यादव जी, जरा बता दीजिए कि ठीक है, सरकार को लगा कि भाई बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वो अपनी 2023 में जो उन्होंने कहा था कि भाई जनगणना होगी, पब्लिश होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर लागू होगा, उन्हें लगा कि उसमें बहुत वक्त लग रहा है। अगर वो रेफरेंस ले रहे हैं 2011 का, मैं कुछ नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा ना? एजिया यादव जी, एक बार उनका रिएक्शन ले लूं, फिर शायना जी आप ही के पास आऊंगी। नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा, इसमें किसका नुकसान हो रहा है? महिलाओं को तो 33% भागीदारी मिल रही है। हाँ, जब यही बात जब 23 में सितंबर में जब विपक्ष जब इसी बात को कह रही थी कि आप तुरंत लागू कीजिए, आप लागू नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों इसको 5 साल आगे लेकर के जा रहे हैं, तब तो ये नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रहे थे सरकार। अंतोगत क्या हुआ? 24 के चुनाव में इन लोगों ने तो नहीं किया, जो मकसद था कि 24 के चुनाव में नहीं करना है, 29 तक लेके जाना है। हम लोग तो कह रहे थे आप 24 में कीजिए, 11 के सेंसस पे कीजिए, और आज भी अगर हो रहा है तो 11 के ही सेंसस पे हो रहा है। वो डिजिटल सेंसस हो रहा है, वो कितना समय लगेगा, फिर उसका क्या बेस होगा? ठीक है अपराजिता जी, तो अंतोगत 2011 के ही सेंसेस में विपक्ष तो उस समय भी कह रही थी कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं ये लोग माने? अभी आप सोचे लोकसभा में अगर उस समय हो गया होता तो कितनी सारी महिलाएं होती। ठीक है अपराजिता जी, महिलाओं का मुद्दा उठता, तब तो नहीं किया, तब आपने कहा कि नया सेंसस होगा, अब आपका मन चेंज हो गया और हृदय परिवर्तन भी ऐसा हुआ कि आपने स्पेशल सेशन बुलाया, मॉनसून सेशन का वेट भी नहीं किया, इतना ज्यादा हृदय परिवर्तन हो गया। भाई तो सारी महिलाएं इसका स्वागत करें, शुभस्य शीघ्रम। महिलाएं तो इसका विरोध न करें, मुझे ये मैं गुजारिश करती हूँ सबसे। अरे हम सब की राजनीतिक भागीदारी का सवाल है, अब आप लोग सब लोग तो इसका विरोध न करें। कल 3 बिल आने वाले हैं, हम सब मिलकर रास्ता खोजें। सरकार चाहती है कि विरोधी दल और जो ट्रेजरी बेंच है मिलकर रास्ता खोजे, और हमारी बहनों को जो बहुत वर्षों से वंचित है
उन्हें उनका अधिकार मिले। शाइना जी, सीधी विपक्ष सी कह रहा है बात। कि आपने कैश रवांडा 22 में जैसे सरकार देश ने में, फंसा अफ्रीका दिया के है रवांडा विपक्ष जैसे को। देश नाम में ले रहा है नारी 61% शक्ति वंदन बिल का, छूट नारियों संसद में को बचा हुआ। उनका 33% का हक दिलाने का, लेकिन असल में डिलिमिटेशन करना चाह रहा है 2029 से पहले। नॉर्थ की सीटों का दबदबा बढ़ाना चाह रहा है। सर्वप्रथम ये सुन लीजिए, महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए। महिला आरक्षण को लेके आप आपकी राजनीति को छोड़ दीजिए और समझ लीजिए कि जब तक महिला महिला का समर्थन नहीं करे यही हाल होगा। मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ। 1996 से शुरुआत होती है, पहली बार आता है, लैप्स होता है। 1998 से 2003 तक वापस फेल्ड। 2010 न्यू जहां राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में नहीं पास होता है। 2023 साइन होता है और 2026 में 27 साल लगे। आप चाहते हैं कि ये 27 साल 32 साल हो? आप मुझे बताइए कि क्यों हम रुके? अभी नहीं तो कभी नहीं। और अभिनंदन देती हूँ कि एक पुरुष प्रधान मानसिकता में एक पुरुष प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है। 50 कोई भी यहाँ पर ना तो एजिया यादव ने एक बार भी कहा कि ये बिल नहीं आना चाहिए। मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ शाइना जी, ये क्लैरिटी मैं दर्शकों को भी देना चाहती हूँ, आपको भी और अपराजिता जी को भी, अनुप्रिया जी को भी, कि यहाँ पर ना तो नाहिद लारी जी ने कहा कि बिल नहीं आना चाहिए, ना ही यहाँ पर एजिया यादव जी ने कहा कि बिल नहीं आना चाहिए, ना ही महुआ मांझी ने कहा कि ये बिल नहीं आना चाहिए। सबने कहा आना चाहिए, लेकिन वो आपकी मंशा और टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं। बतौर विपक्ष उनका सवाल उठाना बनता है। महुआ मांझी जी, आपको लग रहा है कि भाई ठीक है मैम, इतना बड़ा जी बोलिए। लेकिन सुन के 27 साल हुए। अच्छा। आपको वापस लेकिन किंतु परंतु चाहिए क्या? आपको वापस लेकिन किंतु परंतु चाहिए? लेकिन ये किंतु परंतु 23 में क्यों आ गया था? विमेंस रिजर्वेशन नहीं, यही तो यहाँ पर महुआ मांझी जी पूछ रही है। ये किंतु परंतु सत्ता पक्ष के पास 23 में क्यों आ गया था? 24 में ही लागू कर देना था, तब क्यों नहीं किया? मैं समझ सकती हूँ कि कोई पुरुष अपने गद्दी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो महिलाओं को महिला का समर्थन करना चाहिए। ठीक है महुआ मांझी जी, उनको बहुत महुआ मांझी जी, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। 23 में जिस बात के लिए मना किया था, अब अगर 26 में राजी हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? और बहुमत की जीत होती है। ठीक है महुआ मांझी जी, मेजॉरिटी देखिए बंगाल में ममता दीदी जिस तरह से महिलाओं के बीच महिलाओं के बीच काम करती रही हैं, वहाँ उनकी अपार लोकप्रियता है। इसी से डर के भाजपा जो है वो इस समय लाके दिखा रही है कि नहीं, महिलाओं के प्रति हमारी हमदर्दी उनसे ज्यादा है, जबकि अभी ये लागू होने जा नहीं रहा है। जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा था अपने बिल में, जब 2023 में आया था कि भाई हम डिलिमिटेशन करेंगे, हम सेंसस करेंगे, तब जाके लागू करेंगे। तो वो अपने ही बातों से पर वो कायम नहीं रह पाते हैं। चुनाव जैसे ही आता है। अपराजिता जी, आपको भी पता है नंबर आपके हक में नहीं है। बिल पास, ये जो अमेंडमेंट बिल है ये पास होने से रहा। 2023 की अपनी ही बातों से मुकर क्यों रहे हैं? बैकट्रैक तो आप ही हो रहे हैं, तभी तो अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ रही है। मांझी जी की बातों पे एक बार जवाब बता दूं, हम सकारात्मक हैं। महिलाओं के लिए यह सरकार लगातार काम करती आ रही है और हम चाहते हैं कि यह बिल पारित हो। सारे विपक्षी दलों के हमारे नेतागण जितने तो ये सत्र बुलाने से पहले उनका कंसेंसस ले लेते अगर सच में पारित करवाना था तो। और मुझे लगता है, हम आशावादी हैं कि ये बिल जरूर पारित। ठीक है अनुप्रिया जी, नायदा जी आपके पास आ रही है। मैं जेएमएम की जो सांसद आ रही हूँ। मैडम, आपने कहा कि बंगाल में बहुत काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देश में देखेंगे तो बिहार में जिस तरह से काम हुआ है, और बिहार में आपने 2025 के चुनाव में आपने वोटरों की संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखा है। तो ये नहीं कहिए कि सरकार डर के कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एनडीए की सरकार है देखा है, लेकिन जनता के जनादेश को नकार के आपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। आप बिहार की बात कर रहे हैं, आपने जनता ने जिनके चेहरे पे वोट दिया बिहार में, उनको बदल के आप भाजपा के मुख्यमंत्री को वहाँ बैठा दिए। महिलाओं को अब बिहार की बात ही मत मिलता है, बिहार की बात क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि बिहार एक नजीर पेश किया है और बिहार ने बताया है कि महिलाओं के अधिकार को कैसे आपको देनी होगी सरकार में होने के नाते। हाँ, वहाँ पे जनता ने जनादेश दिया था नीतीश जी के चेहरे पर,
और आप वहाँ उनको नहीं, बदल नगर के निगम उनको राज्यसभा भेज चुनाव के में और वहाँ पंचायती राज में मुख्यमंत्री ठीक बदल है, रहे हैं। नाहिद लारी जी, नाहिद लारी जी, समस्या किस बात से है? ठीक है नाहिद जी, समस्या किस बात से है? पिनास जी, ठीक है, एक मिनट नाहिद जी, समस्या किस बात से है? ठीक है, डिलिमिटेशन होना है, आज नहीं तो बाद में भी होना है, ठीक है? अगर जल्दी करा रहे हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता और अन्य बीजेपी के समर्थक जो हैं वो बार बार कह रहे हैं 27 साल हो गया, महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिला, महिलाएं बेहाल, 27 साल। अरे 27 साल में 12 साल तो आप ही की सरकार थी और राज्यसभा से ये 2010 में ये बिल पारित हो चुका था, 2014 में आपकी सरकार आई। अगर यही 2011 के सेंसस से ही आपको ये करना था, महिला आरक्षण बिल लागू करना था, तो फिर तभी लागू कर देते 2014 में। क्यों 2014 में नहीं लागू करा और 2023 में भी नहीं लागू करा? 2023 में भी आप बहुमत में थे, 2014 में भी आप बहुमत में थे, आपको विपक्ष की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आपकी भाई 2011 का ही सेंसस अगर रेफरेंस लेना था डिलिमिटेशन के लिए अपराजिता जी, तो पहले ही कर देना था, इतना इंतजार क्यों? आरक्षण कहां से दे पाएंगे? ठीक है, सवाल वाजिब है तो छीन ले रहे नाहिद जी, सवाल वाजिब है, जवाब तो लेने दीजिए। अपराजिता जी, 2 सवाल सीधे सीधे इस डिबेट के शुरू से लेकर अंत तक वही रहे। नंबर 1, 2011 का ही रेफरेंस लेना था तो पहले कर देते। नंबर दूसरी बात, जब पता है नंबर्स नहीं है तो फिर ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाना? न्याय तो दे नहीं पा रहे महिलाओं को। ठीक, न्याय पे नहीं, आज इस वाले नंबर पे रहते हैं, नारी शक्ति वंदन पर, ठीक है। अरे उस पर नहीं, आज के टॉपिक में ही काफी मसाला है, उस पर रहने दीजिए अपराजिता जी। महिलाओं को महंगाई अलग दे दी है, ठीक है, आज महिलाओं के हक की बात कर लें, महंगाई की बात किसी और दिन कर लेंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत दिनों से लंबित रहा और जब एक सरकार चेष्टा करके सब भाई वो यही तो पूछ रही है, लंबित क्यों रहा? आपके पास बहुमत था, रेफरेंस अगर 2011 का ही लेना था तो लंबित क्यों रखा? वो तो आपसे पूछ रही है सवाल। महिलाओं को आरक्षण देना एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। बिल्कुल, तारीफ है उस संवेदना की। हमने पारित किया और हमने लागू कर दिया। सेंसस की बात है, परिसीमन की बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना 7 या 8 साल हम समय जाया न करें और हम एक बीच का रास्ता निकालें। चलिए, बीच के रास्ते को ही फिलहाल मेरी डिबेट में बीच का रास्ता और सीधा जवाब तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, अभी इस बिल पर जो अमेंडमेंट बिल है, इस पर क्योंकि बिल पहले से ही पास हो चुका है, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं कि भाई जो सेंसस रेफरेंसेस हैं वो 2011 के ले लिए जाएं, जो नई जनगणना है उसका इंतजार ना किया जाए, डिलिमिटेशन हो, इसको लेकर जो चर्चा, जो फॉर्मूला कल चर्चा के अंदर अगले 3 दिन तक जो सुनाई देगा उसमें बहुत कुछ निकल कर आएगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर इसी बात पर रहेगी कि वाकई में ये इंतजार महिला आरक्षण का खत्म होगा या एक बार फिर से ये लटक जाएगा, लागू नहीं होगा।